Friends, welcome to the third lecture of surface chemistry. In previous lectures, we have discussed about adsorption, factors affecting adsorption, difference between physical and chemical adsorption, certain properties of catalyst. Now the remaining part will be discussed today about catalyst. Next is characteristics of catalyst. Next is characteristics of catalyst. उनमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है कैटलिस्ट का, दैट कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. हाईली स्पेसिफिक इन नेचर मींस अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन, नॉट ऑल द रिएक्शन. ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, 9-10 से ही पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आएंगे. हेबर प्रोसेस, उसमें एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट है. ओस्टवाल्ड प्रोसेस, उसमें एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बहुत सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें पर्टिकुलर कैटलिस्ट है. मींस कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. नंबर 2, कैटलिस्ट आर हाईली एफिशिएंट. हाईली एफिशिएंट मींस catalyst can increase the rate of reaction up to 10⁻20 times. Catalyst can increase the rate of reaction up to 10⁻20 times, means they are highly efficient. Number 3, catalyst can catalyze a reaction even in very small quantity. मतलब कैटलिस्ट की बहुत छोटी सी क्वांटिटी, नैनोग्राम में, माइक्रोग्राम में भी रिएक्शन की रेट को 10⁻10 to 10⁻20 टाइम्स तक बढ़ा सकती है. मींस कैटलिस्ट आर रिक्वायर्ड इन वेरी वेरी माइन्यूट अमाउंट. नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहां आप डिटेल में देखिए एक्टिवेशन एनर्जी. यहां आप डिटेल में देखिए एक्टिवेशन एनर्जी. अब इसे आप ग्राफ से कोरिलेट कर रही है एक्टिवेशन एनर्जी. कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. यहां आपके बोर्ड पे ग्राफ है, ध्यान से देखिए इस ग्राफ को. उस ग्राफ में जो ऊपर वाला पीक है वो तो ये दिखा रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और नीचे वाला पीक एक्टिवेशन एनर्जी दिखा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट ने क्या करा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है. कैटलिस्ट ने क्या करा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है और एक ऑल्टरनेटिव पाथ दे दिया. अब आप ध्यान से देखिए, फिर जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पाथ है और जो कैटलिस्ट की एब्सेंस में पाथ है, दोनों अलग अलग है. मींस कैटलिस्ट ने रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है और एक नया पाथ दे दिया है, सो दैट रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एट अ फास्टर रेट. अब यह पॉइंट टू बी नोटेड. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैटलिस्ट किसी भी कंडीशन में प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज नहीं कर सकते. अब यहां आप ग्राफ पे फिर देखिए, अब मैंने चाहे कैटलिस्ट की प्रेजेंस लिया चाहे कैटलिस्ट की एब्सेंस लिया, जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट चेंज नहीं हुआ है. ओनली द प्रोडक्ट हैज बीन अचीव्ड अर्लियर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. प्रोडक्ट हैज बीन अचीव्ड अर्लियर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट है वो जल्दी अचीव हो गया, लेकिन प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज नहीं हुआ है. तो कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. प्रोडक्ट की वैल्यू में उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया. क्लियर? परंतु रिएक्शन को जल्दी अचीव कर दें. मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक रिएक्शन 80% कंप्लीट हो रही है 8 आवर्स में. अ रिएक्शन इज 80% कंप्लीटेड इन 8 आवर्स. मैंने कैटलिस्ट ले लिया. रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड 80%, बट it may take only 8 seconds. It may take only 8 seconds. इसका मतलब कैटलिस्ट ने क्या करा है, प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज नहीं करा, लेकिन जल्दी अचीव करा दिया है. क्लियर? कैटलिस्ट ना तो रिएक्टेंट की एनर्जी को चेंज करना है, बोर्ड पे देखिए, और ना प्रोडक्ट की. और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज नहीं कर रहा, तो डेल्टा ई भी चेंज नहीं. डेल्टा ई क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. तो कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई. डेल्टा ई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर रहे. नेक्स्ट, क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन को ज्यादा स्पीड से कैटलाइज करेंगे या बैकवर्ड रिएक्शन को? क्या कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को ज्यादा कैटलाइज करेंगे या बैकवर्ड को? आंसर इज कैटलिस्ट विल कैटलाइज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विद सेम स्पीड. फॉरवर्ड रिएक्शन अगर वो 80 की स्पीड से कैटलाइज कर रहा है तो बैकवर्ड भी 80 की.
अगर फॉरवर्ड ज्यादा कैटेलाइज हो गया और बैकवर्ड कम कैटेलाइज हुई तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा, which does not happen in actuality. Means catalyst at equilibrium catalyzes forward and backward reaction with same speed. Next, कैटलिस्ट कोई भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स चेंज नहीं करता है। कैटलिस्ट कोई भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स चेंज नहीं करता है। डेल्टा जी की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। एक रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव है, -40 है, -40 रहेगा। डेल्टा एच की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, डेल्टा एस की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। मींस कैटलिस्ट डज नॉट चेंजेस द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। किसी भी कंडीशन में थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स चेंज नहीं कर रहे। नेक्स्ट, अब बात ध्यान सुनिए, क्या कैटलिस्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं? यस, बट दे आर फॉर्मिंग वीक टेम्परेरी बॉन्ड विद द रिएक्टेंट। दे आर नॉट फॉर्मिंग परमानेंट बॉन्ड। अगर वो परमानेंट बॉन्ड बना लेंगे तो दे मे बी इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन which is not the characteristics of catalyst. Means catalyst may form weak bond with the reactant. They will not form strong bond with the reactant. Temporary bonds बनाएंगे और रिएक्शन को आगे ले जाएंगे, और जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो कैटलिस्ट और प्रोडक्ट के बॉन्ड टूट जाएंगे। Means they may form bond but they are the weak bond, not the strong bond. They are the temporary bond, not the permanent bond. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कैटलिस्ट की, बिल्कुल इजी है। अब अपन तीन चीजें और पढ़ेंगे। जो चीजें ये बोर्ड में नहीं है लेकिन आपके जेई मेंस नीट वगैरह में काम आएंगे, जो कि आपके जेई मेंस और नीट वगैरह में काम आएंगे। फर्स्ट, ऑटो कैटेलिसिस। ऑटो कैटेलिसिस का मतलब क्या हुआ? ऑटो कैटेलिसिस का मतलब क्या हुआ? एक रिएक्शन बहुत स्लो है श्री में, लेकिन जब प्रोडक्ट बनने लग गए तो रिएक्शन स्पीड्स अप हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जब अपन एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड्स और अल्कोहल बनते हैं। रिएक्शन शुरू में स्लो है, लेकिन जब एसिड बनने लग जाता है तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है। नाउ द प्रोडक्ट एसिड फॉर्म्ड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। कोई अपन ने ऊपर से अलग से कैटलिस्ट नहीं डाला है, ऑटो कैटेलिसिस। क्लियर? अपन इसको एक और इजी एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट है एक सिमरन नाम की, अब उसके नंबर एक एग्जाम में किसी ने उसको पढ़ने के लिए नहीं है, किसी ने उसको ज्यादा फोर्स नहीं करा, एक एग्जाम में उसके नंबर अच्छे आ गए। नंबर अच्छे आने से क्या हुआ? वो सेल्फ मोटिवेटेड हो गए, अपने आप खुद पढ़ने लग गए, अपने आप उसके नंबर अच्छे आने लग गए। ऑटो कैटेलिसिस, दिस इज नोन एज ऑटो कैटेलिसिस। नंबर 2, इंड्यूस्ड कैटेलिसिस। अभी ध्यान समझिए, इंड्यूस्ड कैटेलिसिस, अ पर्टिकुलर रिएक्शन speeds up another reaction which were originally not taking place or taking place with very slow speed. मतलब एक रिएक्शन पहले हो ही नहीं रही थी या बहुत ही स्लो स्पीड हो रही थी, लेकिन उसको अगर किसी दूसरी रिएक्शन के साथ कराया तो उसकी स्पीड बढ़ गई। अपन ने कोई कैटलिस्ट नहीं डाला है। सोडियम आर्सेनाइड का एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। कितनी भी कोशिश कर ली मैंने, सोडियम आर्सेनाइड का एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैंने सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन लिया तो सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीडेशन हो गया, उसके कारण सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीडेशन हो गया। नाउ इट इज इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीडेशन के कारण सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीडेशन के कारण सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इसको एक और आप बिल्कुल लेमैन के एग्जाम्पल समझ लीजिए। एक बच्चा है क्लास में, विवेक, ठीक है, पढ़ ही नहीं रहा, कोई उसको पढ़ने के लिए कह नहीं रहा, लेकिन पढ़ ही नहीं रहा। लेकिन अब उसका एक दूसरा फ्रेंड है अर्श। जब भी वो अर्श के साथ पढ़ता है तो फटाफट पढ़ने लग जाता है, अच्छी तरह पढ़ता है। अर्श ने भी उसको पढ़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन अर्श की प्रेजेंस में वो खुद ही मोटिवेटेड हो गया और पढ़ने लग गया। दिस इज इंड्यूस्ड कैटेलिसिस। इंड्यूस्ड कैटेलिसिस का मतलब दूसरे की प्रेजेंस में पहली रिएक्शन कैटेलाइज हो गई। यहां पे मैंने कैटलिस्ट का वर्ड यूज नहीं किया, इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट क्यों किया? ध्यान सुनो, सोडियम सल्फाइड का खुद का भी ऑक्सीडेशन हो गया है और साथ में सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीडेशन हुआ। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में। तो सोडियम सल्फाइड कैटलिस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो गया है।
उसका खुद का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया है, तो दिस इज इंड्यूस्ड कैटलिसिस. ऑटो कैटेलिसिस क्लियर, इंड्यूस्ड कैटेलिसिस. ठीक है. अब अपन बात कर रहे हैं कैटलिस्ट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स. अब अपन कहते हैं कि ऑटोमोबाइल में जो कैटलिस्ट यूज होता है उनको कहते हैं कन्वर्टर्स, कैटेलिटिक कन्वर्टर्स. अपने ऑटोमोबाइल में जब पेट्रोल का, डीजल का या फ्यूल का कंबशन होता है तो बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती है, NO, CO एक्सेट्रा, जो कि अगर एयर में एक्सपोज हो जाए तो दे में कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. तो कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या होता है? इन गैसेस में जो कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है, इन गैसेस को नाइट्रोजन NO को NO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, CO को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है. तो कैटेलिटिक कन्वर्टर ने क्या करा? इन टॉक्सिक गैसों को लेस टॉक्सिक या लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर दिया. जनरली कैटेलिटिक कन्वर्टर में मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या मेटल्स होती है. क्लियर? तो कैटेलिटिक कन्वर्टर जो ऑटोमोबाइल में यूज करे उसने क्या करा है कि जो टॉक्सिक गैसेज है उनको नॉन टॉक्सिक गैसेज में ऑक्सीडाइज कर दिया है. क्लियर? तो दिस इज कैटेलिटिक कन्वर्टर. तो तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, तीनों बोर्ड में नहीं है. ऑटो कैटेलिसिस, इंड्यूस्ड कैटेलिसिस एंड कैटेलिटिक कन्वर्टर, मेनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स. क्लियर? अब अपन कुछ टिपिकल एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं. अपन कुछ टिपिकल एग्जांपल पढ़ रहे हैं किसके? कैटेलाइज्ड रिएक्शन के. जैसे फॉर एग्जांपल हेबर प्रोसेस. हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन में एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट है. ओस्टवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनता है, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट है, एंड सो मेनी एग्जांपल्स. ये एग्जांपल ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कैटलिस्ट आर हाईली 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 स्पेसिफिक. मींस एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही यूज हो सकता है. सेम कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑल द रिएक्शंस. अब नेक्स्ट टॉपिक, जियोलाइट्स और इट इज ऑल्सो नोन एज शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस. शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस. अब शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस का मतलब क्या है? अब इसको एक बहुत इजी फिर एग्जाम समझिए. अपन किसी शोरूम पे, किसी दुकान पे कोई कपड़ा लेने जाता है, कोई शर्ट लेने गए, तो शर्ट अपने साइज में भी मैच करनी चाहिए शेप में, तभी तो अपन लेते हैं. मान लो अपने 40 नंबर की शर्ट आती है, शेप में फिक्स हो गई लेकिन लंबी अपन नहीं लेते. दूसरा केस, अपन ने शर्ट ली, वो अपनी बॉडी में बिल्कुल फिक्स है, फिट है, आराम से आ रही है, लेकिन लंबी है तो भी अपन नहीं लेते. ये इसका प्रिंसिपल है शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस. कैटलिस्ट की सरफेस पर कुछ पोर्स हैं, कुछ कैविटीज हैं. तो शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस का मतलब हुआ जो पोर्स और कैविटीज है उनका साइज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मैच करना चाहिए. जो पोर और कैविटीज का साइज है उसी साइज के रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस पे आ सकते हैं और प्रोडक्ट कैटलिस्ट की सरफेस जो पोर्स हैं उससे बाहर निकल सकते हैं. तो दिस इज शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस. क्लियर? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का मतलब हुआ कि कैटलिस्ट की सरफेस पे कुछ स्पेसिफिक साइज के पोर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक कैविटीज हैं, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक एक्टिव साइट है. अब उनसे जो साइज और शेप, कैटलिस्ट का साइज और शेप और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मैच होता है, देन ओनली रिएक्शन विल टेक प्लेस. दिस इज शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस. तो शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस मींस देयर आर पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट and certain cavities on the surface of catalyst. If the size and shape of the reactant and product matches with these, then only these reaction will take place. This is known as shape selective catalysis. ठीक है? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ZSM, which is used in petrochemical refining. पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग में ZSM5 नाम का कैटलिस्ट यूज होता है जो कि पेट्रोकेमिकल की रिफाइनिंग करता है. यहां आपको नाम याद करना, डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ZSM5 इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग. और जियोलाइट्स भी हैं और इनमें एक कॉमन जियोलाइट्स है, सिलिकेट्स होते हैं. इनमें एल्यूमिनियम ऑक्सीजन SI का नेटवर्क है, ALOSI का नेटवर्क है, इन विच
some of the Si atom are replaced by aluminium. Some of the Si atom are replaced by aluminium. अब जियोलाइट सेम है, उसकी सरफेस पर भी स्पेसिफिक साइज के पोर है, कैविटीज है. जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का साइज इन कैविटीज से मैच होता है वही इनकी सरफेस पर आकर केमिकल रिएक्शन करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट डू द केमिकल रिएक्शन. अदरवाइज दे विल नॉट डू द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो ये तो अपन ने कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, जियोलाइट्स पढ़े. क्लियर फ्रेंड्स? अपन टॉपिक पढ़ेंगे एंजाइम्स. अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है. ये टॉपिक कुछ स्टूडेंट ने बायोलॉजी में पढ़ रखा होगा और अपने केमिस्ट्री में भी एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसमें भी आएगा एंजाइम्स. देखिए जो केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं उनको कैटलिस्ट कहते हैं, और जो अपनी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैटेलाइज करते हैं उनको एंजाइम कहते हैं. अपनी बॉडी में कोई प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, कोई केमिकल, कोई फैट्स को कर रहा है, कोई लिपिड्स को कर रहा है, उनको अपन क्या कहेंगे? एंजाइम्स. तो एंजाइम की डेफिनेशन क्या है? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट व्हिच कैटेलाइजेस वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस इन बायोसिस्टम. तो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट व्हिच कैटेलाइजेस वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस in biosystem. Biosystem means living system, plants, animal, etc. These enzymes are produced by cells in the plants and animal. They are produced by cells in plants and animal. And enzymes are mainly made up of nitrogen. और जो एंजाइम किसके बने होते हैं, कैसे? वो अपने नियम बायोलॉजी में. तो व्हाट आर एंजाइम? दे आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट या बायोकैटलिस्ट व्हिच कैटेलाइजेस वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस इन बायोसिस्टम. क्लियर? यहां अपन ने जो एंजाइम वर्ड यूज किया है वो एक तरह का कैटलिस्ट है केमिकल रिएक्शन के लिए, और अपन जो रिएक्टेंट है उसके लिए यहां वर्ड यूज करेंगे सबस्ट्रेट. ये तो एंजाइम की डेफिनेशन हो गई. बायोकैटलिस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैटेलाइज कर रहा है बायोसिस्टम में, दे आर एंजाइम्स. अब एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी करीब करीब कैटलिस्ट जैसे मैच करती है. नंबर 1, enzymes are highly specific in nature. Enzymes are highly specific in nature. इसका मीनिंग क्या हुआ? वही, a particular enzyme can catalyze a particular reaction. For example, दूध को दही में बदलना है, लैक्टोबैसिलस एंजाइम काम में लेता है. यूरिया का कैटेलाइज करना है, यूरिएज एंजाइम काम में लेता है. माल्टोज का कैटेलाइज करना है, माल्टेज एग्जांपल लेता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? दे आर हाईली स्पेसिफिक. सेकंड, enzymes are highly efficient in nature. Same. Highly efficient का means, highly efficient का मतलब they increase the rate of reaction या they increase the process of metabolism in the body. They are highly efficient and they are required in small doses. अब यह एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. रेनिन एक एंजाइम है जो कि मिल्क को चीज में कन्वर्ट करता है. रेनिन एक एंजाइम है जो कि मिल्क को चीज में कन्वर्ट करता है, और रेनिन अपने वेट का मिलियन टाइम्स मिल्क को चीज में कन्वर्ट कर देता है. अपने वेट का मिलियन टाइम्स. तो इसका मतलब इससे कंफर्म हो गया कि एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. क्लियर? तो रेनिन जितना उसका वेट है उससे 10⁻⁶ टाइम मिल्क को चीज में कन्वर्ट कर देता है. क्लियर? तो हाईली स्पेसिफिक हो गया, बहुत स्मॉल डोजेस में चाहिए. नेक्स्ट, यहां पर अपन को अब जब पीएच की जो रेंज आएगी वो याद रखनी पड़ेगी कि एंजाइम्स आर एक्टिव एट एन ऑप्टिमम पीएच. एट एन ऑप्टिमम पीएच का मतलब जो एक फेवरेबल पीएच है जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और वो पीएच है 5 to 7. 5 to 7 या 5 to 7.4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी की जो पीएच है वो लगभग 7.4 के आसपास होती है. क्लियर? तो एंजाइम आर एक्टिव एट एन ऑप्टिमम पीएच अबाउट 5 to 7. मतलब 5 से 7 पीएच के बीच में एंजाइम की एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है. अगर इस पीएच से पीएच कम या ज्यादा होगी तो एंजाइम एक्शन थोड़ा इनहिबिट हो जाएगा. अपन ने ये नहीं कहा कि एंजाइम एक्शन होगा ही नहीं, होगा लेकिन कम हो जाएगा. तो ऑप्टिमम पीएच क्या है? 5 to 7. एंड एंजाइम आर हाईली एक्टिव एट अ टेम्परेचर अराउंड
298 केल्विन टू 310 केल्विन, मतलब 25 टू 37 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम हाईली एक्टिव है। तो ये पीएच और टेम्परेचर की रेंज अपन को याद रखनी पड़ेगी। पीएच 5 टू 7, टेम्परेचर 298 केल्विन टू 310 केल्विन। अब ध्यान दीजिए, जो अपन ने प्रमोटर्स पढ़े थे कैटलिस्ट में, वहां इसकी जगह अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? कोएंजाइम्स। तो कोएंजाइम आर दोज आयन या दोज सब्सटेंस which enhances the activity of enzyme, which enhances the activity of enzymes. They are basically certain ions like Mn+2, CO+2, Na+, K+, etc. They enhances the activity of enzyme. So they are known as coenzymes. They are nothing but like promoters in catalyst. Next, inhibitors. वही कैटलिस्ट के नहीं, इनहिबिटर्स वो सब्सटेंस हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को या तो कम कर देते हैं या बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, या तो कम कर देते हैं या बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। दे आर नोन एज इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स आर दोस केमिकल विच इनहिबिट और ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी इसका थोड़ी बहुत एप्लीकेशन आएगी, वो कैसे ब्लॉक या इनहिबिट करते हैं। तो दे आर इनहिबिटर्स। ठीक है, तो एंजाइम की तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट आएगी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। ये भी एग्जैक्टली वही है जो अपन ने कैटलिस्ट की मैकेनिज्म पढ़ी थी। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एंजाइम की सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक एक्टिव साइट है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है। उन स्पेसिफिक एक्टिव साइट या फंक्शनल ग्रुप पर ही सबस्ट्रेट मींस केमिकल रिएक्शन में इसको अपन रिएक्टेंट कहते हैं, सबस्ट्रेट आके स्टिक करते हैं। क्लियर? लाइक लॉक एंड की सिस्टम। लॉक की सरफेस पे एक स्पेसिफिक होल है, वही एक्टिव साइट है। उन एक्टिव साइट में क्या करता है अपन, होल में की एंटर होते हैं तो उन एक्टिव साइट पर ही सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल स्टिक होते हैं। अब देखिए इधर, अपन एंजाइम की सरफेस पर कुछ एक्टिव साइट है, उन एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट मींस रिएक्टेंट स्टिक होते हैं, लॉक एंड की सिस्टम जो है, और वो बनाता है एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो पहला स्टेप क्या हो गया, एंजाइम की सरफेस पे सबस्ट्रेट स्टिक हुए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्रोडक्ट। मतलब जो सबस्ट्रेट थे वो एंजाइम की सरफेस पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, एंजाइम की सरफेस पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। और लास्ट स्टेप, प्रोडक्ट डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंजाइम एंड मेकिंग द सरफेस ऑफ एंजाइम फ्री फॉर अदर रिएक्शंस। क्लियर? बिल्कुल इजी है। एंजाइम की सरफेस पे कौन है पहले? सबस्ट्रेट। लाइक लॉक एंड की। लॉक एंड की मतलब जैसे एक पर्टिकुलर लॉक की पर्टिकुलर की है तो पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से ही रिएक्शन करेगा। तो एंजाइम की सरफेस पे सबस्ट्रेट है, ये फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में बदल गया? प्रोडक्ट में डायरेक्ट नहीं बोला, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर एंजाइम प्रोडक्ट, एंजाइम के साथ प्रोडक्ट है। और लास्ट एक स्टेप में प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंजाइम, प्रोडक्ट diffuse out from the surface of enzyme. So this is the mechanism of enzyme. Clear? एक mechanism exactly वही तरह की जो अपन ने catalyst की mechanism पढ़ी। Clear? तो ये enzyme की mechanism है। And here are the some typical examples. Here are the some typical example of enzyme action. Some typical example of enzyme action और वो metabolic process जो enzyme catalyze कर रहा है। जैसे प्रोटीन के लिए अलग है, आपको बताया था, फैट्स के लिए अलग है, दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस एंजाइम, मिल्क को चीज में बदलने के लिए रेनिन एंजाइम। तो दे आर द सम टिपिकल एग्जांपल ऑफ एंजाइम रिएक्शंस। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोलोइड्स। ये ऐसा टॉपिक है जो अपन ने 9-10 में थोड़ा पढ़ा था लेकिन शायद डिटेल में नहीं पढ़ा था। कोलोइड्स के पढ़ने से पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन आएंगी
आपने ये वर्ड शायद सुना है या नहीं सुना है मेरे को पता नहीं, क्रिस्टलॉइड्स। व्हाट इज क्रिस्टलॉइड्स? मैं क्रिस्टल नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्रिस्टलॉइड्स। व्हाट आर क्रिस्टलॉइड्स? अब ध्यान से सुनिए। There are certain substances like NaCl, sugar, KCl, KNO3, etc., which are crystalline in nature, but in a suitable solvent, which may be water, they diffuses out rapidly. They diffuses out rapidly and pass through animal membrane or semi-permeable membrane. इसका मतलब क्या हुआ? वो एक तरह के ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है। अब इसको ध्यान सुनिए, NaCl एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, उसको पानी में डिसॉल्व कर लिया तो जो वो बन गया क्रिस्टलॉइड, और वो सब जगह इजीली क्या है, डिफ्यूज आउट है। और उस क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन को भी अपन क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। मींस सर्टेन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन अ सूटेबल सॉल्वेंट दे फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन, और they can easily pass through normal filter paper or semi permeable membrane. तो they are crystalloids which is nothing but true solution जो अपन ने 9th और 10th में पढ़ा था। तो what are colloids? colloids non crystalline substance हैं, जैसे gums है, gelatin है, albumin है, starch है, etc. they are non crystalline substance when dissolved in a suitable solvent they form a solution which cannot pass through semi permeable membrane or a parchment membrane or a animal membrane. तो they are colloids. अब ये डिफरेंस जो है उसको अपन सबसे इजी तरह से समझ सकते हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो क्रिस्टलॉइड है या ट्रू सॉल्यूशन है। और अगर पार्टिकल का साइज, यहां आपको पार्टिकल का साइज याद रखना पड़ेगा, यहां पे आप हिट एंड ट्रायल मेथड में लिख सकते हैं छोटा बड़ा। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है, 9 10 में आप 100 नैनोमीटर पढ़ते हैं जो गलत है। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है तो दे फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो दे विल फॉर्म सस्पेंशन। तो दे विल फॉर्म सस्पेंशन। अब यहां एग्जांपल सुनिए, कुछ सब्सटेंस एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में तो ट्रू सॉल्यूशन बता रहा है, क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन बना रहे हैं, लेकिन दूसरे सॉल्वेंट में वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहा है। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट NaCl। कॉमन सॉल्ट NaCl, NaCl को जब मैं पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं, NaCl को जब मैं पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं तो क्या बना रहा है, ट्रू सॉल्यूशन, क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। लेकिन अगर NaCl को मैं बेंजीन में डिसॉल्व कर रहा हूं, NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व कर रहा हूं तो कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है। सोप और वाटर का सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन सोप और अल्कोहल का सॉल्यूशन क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन है। आ गया? तो व्हाट आर कोलाइडल? अब देखिए इसकी डेफिनेशन। Colloidal are particle which have a size between 1 nanometer to 1000 nanometer. ये स्पेसिफिक रेंज है तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। And colloidal particle cannot pass through semi-permeable membrane. Colloidal particle cannot pass through semi-permeable membrane. ठीक है? Colloidal particle is not a substance. It is a state of substance. Substance भी उसकी state है। For example, अभी आपको बताया NaCl है, वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है पानी में। NaCl कोलाइडल की तरह एक्ट कर रहा है बेंजीन में। मींस कोलाइडल पार्टिकल इज नॉट अ सब्सटेंस बट इट इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन विच साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। दे आर नोन एज कोलाइडल सब्सटेंस और द सॉल्यूशन इज नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। अब अपने 3 पॉइंट है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। अब अपन ने 9 10 में पढ़ा, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा, यहाँ डिफरेंस पढ़ने पड़ रहा है। पहला, ट्रू सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस है। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस है, मींस पार्टिकल्स आर इवनली एंड थॉरोली डिस्ट्रीब्यूटेड।
जैसे एयर है, जैसे कि एयर है वो भी एक तरह का होमोजीनियस सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल्स आर इवनली एंड थॉरोली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब जगह यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। वेयर एज कोलाइडल एंड सस्पेंशन आर हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन। क्लियर? दूसरा, अपन इसको फिल्टर पेपर के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे या डिस्टिंग्विश करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन नॉर्मल फिल्टर पेपर और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दोनों से पास आउट हो जाएंगे, परंतु कोलाइडल पार्टिकल जो है वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएंगे, परंतु सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चेड मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होंगे। और जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन क्या है? पानी में मैंने रेत मिला दी, सस्पेंशन है। पानी में बहुत सारे चौक के पार्टिकल मिला दिए, सस्पेंशन है। जो सस्पेंशन के पार्टिकल हैं, चाहे उनको नॉर्मल फिल्टर पेपर से लो या एनिमल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में लो, दे विल नॉट पास आउट। क्लियर? और डिफरेंस जो साइज पे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रू सॉल्यूशन का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा, कोलाइडल पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और सस्पेंशन का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। अब अपन सेटलिंग टेंडेंसी पे बात कर रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम, कोलाइडल सॉल्यूशन may settle down at the bottom when Tyndall effect is applied, या अपन देखेंगे जब अपन आगे देखेंगे इनमें अपोजिटली चार्ज पार्टिकल मिलाती है, ठीक है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैन सेटल डाउन एट द बॉटम, लेकिन इतने रेगुलरली नहीं होंगे जितने कि सस्पेंशन के पार्टिकल हो रहे हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल इजीली नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, परंतु कोलाइडल पार्टिकल नहीं होंगे इजीली सेटल डाउन। मैंने ये नहीं कहा आपको सेटल डाउन नहीं होंगे, लेकिन इजीली सेटल डाउन नहीं होंगे। ट्रू सॉल्यूशन में तो सेटल डाउन नहीं होते। पानी और नमक का सॉल्यूशन है, कितनी भी कोशिश कर लो नमक के सॉल्यूशन नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे अगर वो ट्रू सॉल्यूशन है। क्लियर? ट्रू सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है। और सस्पेंशन जो है वो ओपेक है। सस्पेंशन क्या है? ओपेक है। क्लियर? अब अपन बात कर रहे हैं टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन। कोलाइडल पार्टिकल और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे, परंतु ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। क्लियर? कोलाइडल पार्टिकल ब्राउनियन मोशन भी दिखा सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल ब्राउनियन मोशन भी दिखा सकते हैं। क्लियर? डिफ्यूजन। ट्रू सॉल्यूशन में थोरो डिस्ट्रीब्यूशन है, फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये इजीली डिफ्यूज आउट। कोलाइडल पार्टिकल में बहुत स्लो डिफ्यूजन हो रहा है और सस्पेंशन में वेरी वेरी स्लो। ठीक है? तो डिफरेंस होगा, लेकिन इसमें इतने सारे डिफरेंस की जगह जो मेन 2 या 3 डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है। वो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है साइज का। कोलाइडल पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, सस्पेंशन का साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर, और ट्रू सॉल्यूशन का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। अब आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है क्रिस्टलॉइड और कोलाइडल, उसमें दे रखा है विद अ सुटेबल एग्जांपल शो दैट वन सब्सटेंस कैन एक्ट एज अ कोलाइडल एज वेल एज क्रिस्टलॉइड। तो उसका बहुत इजी एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया कि NaCl पानी में तो क्या बना रहा है? ट्रू सॉल्यूशन क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, परंतु NaCl बेंजीन में क्या बना रहा है? कोलाइडल सॉल्यूशन। सोप वाटर सॉल्यूशन क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। और सोप और अल्कोहल का सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर? आ गया? तो इस पे बेस पे अपन ने कोलाइडल पार्टिकल का और सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट किया। अब आप कोलाइडल पार्टिकल की डेफिनेशन वापस सुन लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलाइडल पार्टिकल आर दोज पार्टिकल which have a size between 1 nanometer to 1000 nanometer. They are not a substance, but it is a state of substance, and colloidal particle do not settle down at the bottom easily. अपन ने ये नहीं कहा कि वो सेटल डाउन नहीं होंगे, हो जाएंगे, लेकिन इतनी इजीली नहीं होंगे जितनी इजीली सस्पेंशन हो रहा है, जितनी इजीली सस्पेंशन हो रहा है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आप देखिए, जैसे अपने सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में
डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस होंगे। डिस्पर्शन मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट एंड डिस्पर्स्ड फेस इज लाइक सॉल्यूट। क्लियर? मीन जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो तो हो गया डिस्पर्शन मीडियम, जो कम क्वांटिटी में वो डिस्पर्स्ड फेस। और आपको समझ में नहीं आ रहा तो बहुत इजी, इसमें वर्ड ज्यादा है वो डिस्पर्शन मीडियम, इसमें वर्ड कम है वो डिस्पर्स्ड फेस। फॉर एग्जाम्पल एक डस्ट स्टॉर्म चल रही है, धूल भरी आंधी, तो उसमें जो एयर के पार्टिकल है वो तो हो गया डिस्पर्शन मीडियम, और जो धूल के पार्टिकल है, डस्ट के पार्टिकल है, वो डिस्पर्स्ड फेस। मैंने पानी में कोई सिल्वर के पार्टिकल छोटे छोटे डाल दिए, पानी में कोई सिल्वर के पार्टिकल डाल दिए, ठीक है, अभी छोटे छोटे सिल्वर के पार्टिकल है पानी में, तो ये पानी तो क्या हो गया, ये तो हो गया डिस्पर्शन मीडियम, और ये जो छोटे छोटे सिल्वर के पार्टिकल है क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस। इन्हीं डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस के बेसिस पे अपन कोलाइडल पार्टिकल का क्लासिफिकेशन करेंगे आगे। डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस के बेस पे, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस में अट्रैक्शन के बेस पे अपन कोलाइडल पार्टिकल का क्लासिफिकेशन करेंगे। बहुत इजी एग्जांपल है कोलाइडल पार्टिकल के। मान लो अपन ने कोई कोल्ड क्रीम काम में लिया है, वो है तो इमल्शन, लेकिन एक तरह कोलाइडल पार्टिकल है, कोल्ड क्रीम। तो कोल्ड क्रीम अपन क्या सर्दियों में लगा रहे हैं, तो उसमें डिस्पर्शन मीडियम तो ऑयल और डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है वाटर है, आ गया। जो ज्यादा है वो तो क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, जो कम है वो डिस्पर्स्ड फेस। अपन वेनिशिंग क्रीम लगा रहे हैं, गर्मियों में लगाते हैं वेनिशिंग क्रीम, अब उसमें डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल तो क्या है, पानी, और डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल क्या है, ऑयल। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में लाइक सॉल्वेंट वो तो हो गया डिस्पर्शन मीडियम, और जो कम क्वांटिटी में लाइक सॉल्यूट वो हो गया डिस्पर्स्ड फेस। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कोलाइडल का क्लासिफिकेशन, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी। मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी जो अपन ने 9th 10th में पढ़ रखी, परंतु शायद इतनी डिटेल में नहीं पढ़ रखी। टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, डेल्टा फॉर्मेशन, रिवर की साइड पे होता है ना डेल्टा फॉर्मेशन, वो सभी इसी चैप्टर में आएगा। थैंक्स स्टूडेंट।